नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। नेपाल में पिछले एक साल से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उठापटक जारी है, जिसका नतीजा दिसंबर में तब देखने को मिला जब कम्युनिस्ट सरकार के अगुवा केपी ओली ने अचानक राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मिलकर संसद को भंग कर दिया और अप्रैल और मई में 2 चरणों में चुनाव की मांग कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरे नेपाल में राजनीतिक घमासान रह रहकर जो उठ रहा था वो अचानक से फट पड़ा और इसकी जद में पूरा नेपाल झुलसने लगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक और फिर कोर्ट तक पहुंच गई और अभी तक नेपाल में उथल पुथल जारी है। इसी का नतीजा है कि आए दिन बड़े से बड़ा जुलूस निकल रहा है और लोग अब राजशाही की मांग करने लगे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के कमल पोखरी में बीते दिनों सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिक आंदोलन के लोग जुटे और जमकर नारेबाजी की। यहां लोगों ने कमल पोखरी तालाब की मिट्टी का तिलक लगाया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास बालूवाटार की तरफ मार्च करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो ओली ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब सरकार मनमानी करती है तो संवैधानिक संस्थाओं से उम्मीद होती है, लेकिन वो भी खामोश है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की गति कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि संसद भंग करना संवैधानिक है या नहीं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में 2 फाड़ हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल दावा कर रहे हैं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की कमान उनके पास है और वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष वो हैं। अब निर्वाचन आयोग को तय करना है कि पार्टी किसकी है, ओली की या प्रचंड की। पार्टी निशान सूर्य किसे मिलेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग भी निर्णय की स्थिति में अभी नहीं है। नेपाल की राजनीति को नजदीक से जानने वाले लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग से बहुत उम्मीद नहीं है। अगर चुनाव होता है तो नेपाल में 2 साल के अंदर फिर से चुनाव होगा। ओली सरकार ने 20 दिसंबर को संसद भंग करने के बाद 30 अप्रैल और 10 मई को चुनाव की घोषणा की है। नवंबर 2017 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी और प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसी जीत के बाद फरवरी 2018 में ओली पीएम बने और सत्ता में आने के कुछ महीने बाद प्रचंड और ओली की पार्टी ने आपस में विलय कर लिया। विलय के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनी। संसद में इनका 2/3 बहुमत था, लेकिन ओली और प्रचंड के बीच की ये एकता लंबे समय तक नहीं रही। प्रचंड और ओली के टकराव से क्या नेपाल के जवान हो रहे लोकतंत्र को नुकसान नहीं हो रहा? 2015 में जब नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया तो भारत ने मधेसियों को लेकर इस संविधान को नहीं लागू करने का दबाव डाला था। उस समय एस जयशंकर विदेश सचिव थे और वही भारत का पक्ष लेकर गए थे। तब जयशंकर ने बहुत ही गुस्से के साथ इस संविधान को रोकने के लिए कहा था, लेकिन तब नेपाल की सारी पार्टियां एकजुट हो गई थी और भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए वही संविधान लागू किया था। उसके बाद भारत की तरफ से अघोषित नाकाबंदी हुई और नेपाल के आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तब से नेपाल में एक तरह से भारत विरोधी भावना बढ़ी है, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे हैं कि जनता राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से परेशान हो चुकी है और पार्टियों की रोज रोज की चिकचिक से गुस्से में है। इसीलिए अब जितने भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें राजशाही की मांग की जा रही है और अब तो लग रहा है कि कहीं जनता पुराने राजशाही को जिंदा ना कर दे, क्योंकि ये वही प्रचंड हैं जिन्होंने राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र को आगे बढ़ाया था। लेकिन अब वही जनता प्रचंड को छोड़कर फिर से राजशाही स्थापित करने पर तुली है।